Assalamu alaikum dear students. Welcome to the first chapter of the Mirion books, which is about the concept of scalar vectors and their operations. ये जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम स्केलर एंड वेक्टर्स ये क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम जनरली कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और इसके बाद जो है हम इनके कुछ ऑपरेशन पढ़ेंगे। फिर हम जो हमारे पास बेसिक रूल्स हैं वो इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि स्केलर क्या होते हैं। वैसे स्केलर कहते हैं कि हम वो क्वांटिटीज़ जो कि जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट्स रिक्वायर्ड होता है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक और रेफरेंस से डिफाइन करते हैं कि क्वांटिटीज़ दैट आर इनवेरिएंट अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड स्केलर। दिस स्केलर ओबे द फॉलोइंग इक्वेशन m ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम, या अगर 3 डायमेंशनल हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो x y z, और इस तरीके से x प्राइम y प्राइम एंड z प्राइम। मीन के स्केलर वो क्वांटिटीज होती है कि अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो x y z और यानी s सिस्टम, एंड जब आप इसकी रीडिंग्स को किसी और जो फ्रेम है जो रोटेट कर रहा है किसी एंगल से, ठीक है, तो मतलब ये किसी इसके जो एक्सेस है वो रोटेट हुए, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया कि इसका जो x1 यानी x एक्सेस रोटेट हो गया x1 प्राइम किसी एंगल थीटा के साथ, तो जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी है, जो मेजर क्वांटिटी है वो चेंज ना हो तो हम उसको कहेंगे स्केलर। अगर वो चेंज हो रही है, जैसे क्वांटिटीज़ दैट वेरीज अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपने कोऑर्डिनेट ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है कि मीन आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट है ये लीनियरली चेंज हुई है, जिन्होंने डिस्प्लेस की है एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में, जी एक्सेस में, और ये रोटेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई क्वांटिटी इस ट्रांसलेशन से, इस रोटेशन से चेंज नहीं हो रही तो वो मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी, स्केलर। अगर वो चेंज हो रही हैं, मीन कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन से वो फिजिकल क्वांटिटीज़ चेंज हो रही है, तो फिर हम उनको कहेंगे वेक्टर। जी कहते हैं फर्स्ट वी नीड टू चेक हाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट चेंजेस अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन, की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कि मीन हमने हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो रोटेट हो गया, तो हम कैसे ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम की हमारे पास जो मीन्स पहले इस तरीके से एक्स वाई जी हैं, और मैं इसको जनरली एक्स कह देता हूँ, जब ये ट्रांसफॉर्म हो गया एक्स प्राइम और इस तरीके से वाई प्राइम होगा, अगर इसने वाई प्राइम किया, वाई प्राइम जो एक्स रोटेट नहीं किया, सिर्फ एक्स जो है रोटेट हुआ है, या जी प्राइम, तो ये कैसे जो हमारे पास आफ्टर रोटेशन एंड बिफोर रोटेशन इनको हम रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर ये किसी एंगल थीटा से रोटेट हुआ है तो हमारे पास ओल्ड सिस्टम और न्यू जो सिस्टम है कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कैसे रिलेट करते हैं। देखें कहते हैं कंसीडर ए पॉइंट विद कोऑर्डिनेट x1 x2 एंड x3, या इसको x1 को x कह दें, x2 को y कह दें, x3 को z कह दें, कोई बात इसमें नहीं है। तो x1 x2 इस तरीके से हमारे पास x3 जो कि क्या है, z एक्सेस है। विद रिस्पेक्ट टू सर्टन कोऑर्डिनेट्स, इफ़ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रोटेटेड बाई ए सैम्पल रोटेशन, क्या हमने इसको रोटेट किया किसी एंगल थीटा से, कि हमारे पास x1 है वो रोटेट हुआ x1 प्राइम एक्सेस के साथ, और जो x2 है वो रोटेट हुआ है कि वो जो आगे थीटा, और ये कितना हो गया हमारे पास x2 प्राइम वो भी थीटा एंगल से रोटेट हुआ है। तो जो हमारे पास इस तरीके से जो z एक्सेस है या x3 एक्सेस है वो भी रोटेट हो गया कि थीटा एक्स। तो जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमारे पास है x1 प्राइम, x2 प्राइम एंड x3 प्राइम, ठीक है, आफ्टर रोटेशन एज शोन एंड बिलो। ये हमारे पास रोटेशन हुई x1 प्राइम, ये आगे रोटेट हुआ x2 प्राइम, और इस तरीके से हमारे पास z था जो वो क्या हो गया x3 से इस तरीके से x3 से x3 प्राइम हो गया, ठीक है, यानी x3 से x3 प्राइम वो भी किसी एंगल थीटा से। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है x1 प्राइम, x2 प्राइम या x3 प्राइम, इन टर्म ऑफ x1 x2 x3 में अगर हम जाना चाहें, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि चेंज होती है, तो हम अगर ओल्ड सिस्टम में जाना चाहें तो क्या करेंगे, ठीक है, तो वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं x1 प्राइम इज इक्वल टू x1 cos थीटा प्लस x2 साइन थीटा। इसको हम इस तरीके से रिलेट करते हैं, जबकि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा,
अब ये कैसे इक्वेशन हमने लिखी ओल्ड और न्यू सिस्टम को, ज़रा इस पर एक देख लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, तो इसकी दो कंपोनेंट होंगे, एक काज कंपोनेंट जो कि इस डायरेक्शन में होगा और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कि ये वर्टिकल जो किस पी पैरेलल में होगा, हमारे पास इस x2 एक्सेस के पैरेलल में। अब इसके साथ वाला क्या होता है, थीटा के साथ वाला, ये इसके साथ वाला होगा काज थीटा। इट मीन x1 प्राइम का जो x कंपोनेंट होगा वो होगा x1 काज थीटा, और जो y कंपोनेंट होगा ये वाला कंपोनेंट ये किसके पैरेलल है, ये हमारे पास इस एक्सेस के पैरेलल जो होगा x2 काज थीटा, यानी x1 काज थीटा, और एक होगा x2 साइन थीटा, यानी इसकी y डायरेक्शन में जो हमारे पास जो y कंपोनेंट है वो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है x2 साइन थीटा, ये काज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक जो है हमारे पास वर्टिकल जो कि साइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं काज π/2 माइनस थीटा, कि जो अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से अगर पाई से कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही होती है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि टोटल यहाँ हमारे पास होते हैं यहाँ से π/2, तो π/2 से अगर हम ये थीटा सब्ट्रैक्ट करें, ये थीटा एंगल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा जो कि किसके बीच में एंगल है, x2 और x1 प्राइम के बीच में एंगल है। तो ये होगा π/2 माइनस थीटा, और ये क्या होगा काज के साथ हम लिखेंगे। तो ये इंटर लेवल की बात है कि हम साइन थीटा को काज π/2 माइनस थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। इस तरीके से x2 प्राइम जो हमारे पास x2 प्राइम है उसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको अरेज करूँ ताकि हम x2 प्राइम के जो कंपोनेंट है उसको भी ड्रा कर लें। जी, तो इसमें हमारे पास अगर ये x2 प्राइम है, ये एंगल थीटा है, इसका मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो ये जो थीटा के सामने वाला होगा ये साइन थीटा होगा, और ये जो साथ वाला होगा ये क्या होगा, ये काज थीटा होगा। ये काज थीटा मीन x2 काज थीटा, और ये जो सामने वाला होगा ये क्या होगा, साइन थीटा, जो किसकी होगा माइनस x डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी डायरेक्शन यूँ बन रही है ये, और इसकी डायरेक्शन हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग x2 काज थीटा, ये काज कंपोनेंट होगा, और ये कौन सी की डायरेक्शन में, ये x1 के पैरेलल बन रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये होगा माइनस x1 हमारे पास, क्योंकि साइन है तो माइनस x1 साइन थीटा होगा। ये माइनस x1 साइन थीटा कंपोनेंट ये वाला, और ये क्या हो x2 काज थीटा, क्योंकि ये x2 के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये वाला जो कंपोनेंट जो थीटा के सामने वाला है, यानी इस थीटा के सामने वाला, ये होगा माइनस x1 साइन, क्यों, क्योंकि ये माइनस x डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ये उन्होंने लिखा है माइनस x1 साइन थीटा प्लस x2 काज थीटा। अब वो कहता है कि जो साइन थीटा है इसको हम लिख सकते हैं काज π/2 प्लस थीटा। ये भी हमें पता है कि अगर हम π/2 में कुछ ऐड करें, जी, ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एंगल π/2 होता है, अगर हम इसमें कुछ ऐड करें तो हम इस कोऑर्डिनेट में चले जाएंगे, इसमें हमारे पास क्या होता है, का नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन प्लेस किया है। तो ये मैं इंटर लेवल की चीज़ है, इसमें आपको इस तरीके से x3 प्राइम के लिए हम एक जो हमारे पास x3 की है उसकी भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो x1 प्राइम, x1 और x2, यानी जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने कनेक्ट किया। इस तरह से हमारे पास x2 प्राइम जो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ओल्ड को हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे काज आ रहा है, यहाँ पे भी काज है। इस तरीके से x3 प्राइम के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास हम वो ड्रा कर सकते हैं। तो जी, अब ये है कि कुछ जो है एंगल की आइडेंटिफिकेशन, कि ये जो हमने हमारे पास यहाँ पे भी देखें काज थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी काज थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी काज थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी काज थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे काज, और यहाँ पे भी काज है, यहाँ पे भी काज है। तो ये इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। मीन कि ये हमारा जो आर्गूमेंट है ये वेरी हो सकता है, यानी इसको हम कोई नंबर दे देंगे और बाकी जो काज है इसकी कोई ना कुछ वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, यानी यहाँ पे काज की वैल्यूज़। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो x1 और x1 प्राइम के बीच में जो एंगल होगा, x1 और x1 प्राइम के बीच में, इसको हम कहेंगे थीटा 1 क्योंकि ये 1 एंड 1 इसके बीच में एंगल होगा। जो x1 प्राइम और x2 के बीच में एंगल होगा उसको हम कहेंगे थीटा 1 2, और इस तरीके से जो
x2 और x2 प्राइम के बीच में एंगल उसको हम कहेंगे थीटा 22, और इस तरीके से x2 प्राइम और x3 के बीच में जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे थीटा 23। ये जो हमारे पास जो फर्स्ट वाला होगा, यानी इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है जैसे थीटा 12, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास प्राइम्ड को, और जो सेकंड वाला है ये अनप्राइम्ड है। यानी यहाँ पे थीटा 22 जो फर्स्ट 2 है ये हमारे पास प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ओल्ड है हमारे पास ये अनप्राइम्ड है। इस तरीके से यहाँ पे थीटा 33 जो है x3 और x3 प्राइम के बीच में, जो पहला 3 है ये हमारे पास प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, जो दूसरा 3 है ये अनप्राइम है। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट एंगल्स हैं बिटवीन दीज एक्सेस, जो हमारे पास न्यू एंड ओल्ड एक्सेस है। अब हम चाहते हैं कि एक हम जनरली एक रोटेशन मैट्रिक्स बना दें। मैट्रिक्स से हम उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें न्यू एंड ओल्ड से हम कि न्यू से ओल्ड में जा सकें, ओल्ड से। तो कहते हैं कि हमारे पास क्योंकि कोसाइन एंगल है सब, और ये जो थीटा है यहाँ पे भी कोसाइन है, यहाँ पे भी कोसाइन है, और यहाँ पे भी कोसाइन, ये जो एंगल है बीच में सिर्फ ये चेंज हो रहा है। तो हम इसको जनरली कहते हैं कि हमारे पास ये जो एंगल है इसको हम कहेंगे cos थीटा 11, ये एंगल होगा cos यानी x1 एंड x1 प्राइम के बीच में। अब ये है i और ये क्या है i प्राइम, तो cos ऑफ i प्राइम एंड i, इसको क्योंकि नंबर होगा अल्टीमेटली, तो ये i प्राइम डॉट i, ठीक है, इज इक्वल टू i डॉट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम आगे पीछे लिख सकते हैं। इस तरीके से cos थीटा 12, तो यानी थीटा 12 का मतलब ये है कि हमारे पास पहला जो इंडेक्स है ये प्राइम वाला होगा, और जो दूसरा होगा ये अनप्राइम। तो ये 1 एंड 2 यानी i प्राइम एंड j, जो फर्स्ट है वो प्राइम्ड है और जो सेकंड है वो अनप्राइम्ड है, cos ऑफ i प्राइम एंड j। इसको हम लिख सकते हैं i प्राइम डॉट j, क्योंकि अल्टीमेटली एक नंबर होगा, i प्राइम डॉट j ये एक एंगल है i, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट को आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से cos ऑफ थीटा 21, इसमें 2 जो है प्राइम्ड है, cos ऑफ j प्राइम डॉट i, तो इसको हम लिख सकते हैं j प्राइम डॉट i, और इज इक्वल टू i डॉट j प्राइम, इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ कोसाइन एंगल हैं ये क्या है, इनको हम एक नंबर से लिख लेते हैं, या हम उसको अभी देखते हैं कि ये cos थीटा 11, इनको जनरलाइज करते हैं फर्दर कि जो हमारे पास कोसाइन एंगल बन रहे हैं डिफरेंट एक्सेस के अलॉन्ग में, इनको हम जनरलाइज एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे वो कहते हैं कि दीज डायरेक्शन कोसाइन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर इन प्राइम सिस्टम इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर इन अनप्राइम सिस्टम। कि अगर हमारे पास i प्राइम है, इसको हम जो हमारे पास अनप्राइम यूनिट वेक्टर है उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं कि i j k। या हमारे पास अगर हम i प्राइम यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहेंगे तो क्या होगा, cos थीटा 11 इंटू i यूनिट वेक्टर एंड cos थीटा 12 इंटू j यूनिट वेक्टर प्लस cos थीटा 13 इंटू k यूनिट वेक्टर। इस तरीके से अगर हम j प्राइम यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहें, cos थीटा 21 इंटू i यूनिट वेक्टर, cos थीटा 22 इंटू j यूनिट वेक्टर प्लस cos थीटा 23 इंटू k यूनिट वेक्टर। इस तरीके से k प्राइम में होगा cos थीटा 31 इंटू i यूनिट वेक्टर प्लस cos थीटा 32। ये जो cos थीटा 11 ये क्या है, ये सिर्फ एक हमारे पास जो एंगल है बिटवीन कौन कौन से वेक्टर, ये i प्राइम एंड i के बीच में एंगल है। ये जो cos थीटा 12 है ये एंगल है बिटवीन i प्राइम एंड j, और ये जो cos थीटा 13 है ये एंगल है बिटवीन i प्राइम एंड k। इस तरीके से cos थीटा 21 ये हमारे पास जो पहला ये क्या है 2, मैंने अभी पहले बात की कि 2 जो है प्राइम को, तो 2 क्या है, एंगल है 21, ये किसके बीच में एंगल है, j प्राइम एंड i के बीच में। ये cos थीटा 22 ये एंगल है बिटवीन j प्राइम एंड j में। इस तरीके से 2 3 cos 2 3 जो है हमारे पास j प्राइम एंड k। इस तरीके से हम बाकी हो जाए दी सेट ऑफ 9 डायरेक्शन, क्योंकि 3 टर्म यहाँ इस इक्वेशन में है और 3 टर्म इसमें है, 3 जो 9 बन रहे हैं। ये कम्प्लीटली स्पेसिफाई दी ओरिएंटेशन ऑफ XYZ प्लेन में। अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल कोई रोटेशन हो रही है तो इसमें हमारे पास 9 सेट बनेंगे, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, और हमारे पास जो प्राइम सिस्टम है इसमें होगा x प्राइम i y प्राइम j प्लस z प्राइम k। इफ़ वी वांट टू फाइंड x प्राइम y प्राइम z प्राइम, तो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इस इक्वेशन में क्या चाहिए, x प्राइम चाहिए, तो क्या होगा, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे हम r से, ठीक है। यानी अगर हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर x प्राइम चाहिए तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें इस सारे को i प्राइम के साथ, यानी इस सारे वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करें, i प्राइम। जब i प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ और i प्राइम जो दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे वो डॉट
दोनों का सिमिलर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, और जो लेफ़्ट साइड पे है ये चीज़ r डॉट आई प्राइम ये हमारे पास सिमिलरली रह जाएगा। इस तरीके से अगर हमें y प्राइम यूनिट वेक्टर चाहिए तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे j प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे j प्राइम होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें z प्राइम यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, k प्राइम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे उन्होंने यहाँ पे किया है z प्राइम। तो क्योंकि ये z प्राइम और z प्राइम जो है वो 1 हो जाएंगे और बाकी जो हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं वो रह जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने यही किया है। अभी देखते हैं, अब जो है इसमें अगर हम डॉट प्रोडक्ट वो ले लें, मीन्स इस तरीके से कि r है, r का डॉट प्रोडक्ट हमने, क्योंकि हमें x प्राइम यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है, यहाँ पे तो हम x प्राइम यूनिट वेक्टर के लिए दोनों के i प्राइम से इधर भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इसका भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो r डॉट आई प्राइम, और इधर जब r डॉट डॉट प्राइम लेंगे तो वो i प्राइम और i प्राइम 1 हो जाएगा और x प्राइम रह जाएगा। इस तरीके से r की जगह हमारे पास क्या है, r की जगह हमारे पास है, अगर मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करूं तो ये हो जाएगा, क्योंकि i प्राइम की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है cos थीटा 1 1 इंटू आई, cos थीटा 1 2 इंटू जे, cos थीटा 1 3 इंटू के, तो वो हमने लिख लिया cos थीटा 1, cos थीटा 1 2, cos थीटा 1 3, और ये i प्राइम की वैल्यूज़ मैंने लिख ली। और i डॉट जो r के साथ है, r के साथ हमारे पास x y z तीनों हैं, x y z तीनों हैं, और इसमें अगर हम i प्राइम के साथ ये एक i और i क्या हो जाएगा, ये 1, और i डॉट j ये 0 हो जाएगा, i डॉट k ये भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से j डॉट j, तो j डॉट j 1 होगा, सिर्फ y बचेगा, तो ये उसने y लिख लिया है, ठीक है, बाकी तीनों के साथ 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास हमने क्या करना है, ये r की वैल्यूज़ और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, इस वेक्टर के साथ लेना है, इसे ये इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, और डॉट प्रोडक्ट कोई मुश्किल नहीं है। अगर हमें y प्राइम यूनिट वेक्टर चाहिए तो फिर हम y प्राइम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे i प्राइम न j प्राइम यूनिट वेक्टर के साथ, तो j प्राइम यूनिट तो r डॉट j प्राइम, यहाँ पर हमारे पास अगर करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो j प्राइम डॉट j प्राइम 1 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ y यूनिट वेक्टर रह जाएगा, और r की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यूज़, ये सारी ये वाली, और डॉट j प्राइम की जगह ये वाली सारी वैल्यूज़, जब इन दो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसका और इसका, तो ये हमारे पास r डॉट j प्राइम, इसमें हमारे पास cos थीटा 2 1 और cos थीटा 2 1 यहाँ से आ जाएगा, और एक x रह जाएगा, इस तरीके से y और j। तो ये बहुत सिमिलरली इजी डॉट प्रोडक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक में से एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे रिवाइज़ कर लेता हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में इस जगह आप मैनिपुलेशन करें तो फिर इशू ना हो। जी, तो इसमें हमारे पास ये r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, जो कि यूनिट वेक्टर है इन हमारे पास अनप्राइम सिस्टम में, और ये है यूनिट वेक्टर इन प्राइम सिस्टम में। हमें ये यूनिट वेक्टर चाहिए i प्राइम, तो हम क्या करेंगे, यानी अगर हमें x प्राइम यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम क्या लेंगे, इसके साथ जो क्वांटिटी है इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ लेंगे, तो तब ही ये 1 की इक्वल होगा। तो i प्राइम डॉट का हम लेंगे i प्राइम के साथ यूनिट वेक्टर का, तो हमारे पास i प्राइम डॉट i प्राइम वो 1 हो जाएगा, और यह रह जाएगा x प्राइम, तो ये x प्राइम हमने लिख लिया। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या था, r था, इसका भी हम लेंगे i प्राइम के साथ यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा r डॉट i प्राइम। तो r की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे सारी, और i प्राइम की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे। इस तरीके से जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप इन दोनों वेक्टर का, तो फिर इसमें i डॉट i 1 cos थीटा 1 1 एंड x, और बाकी जो है 0 हो जाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर हैं। इस तरीके से j डॉट j 1 हो जाएंगे, और cos थीटा 1 2 एंड y रह जाएगा, जो कि उन्होंने यहाँ पे लिखा है। इस तरीके से जो थर्ड है k डॉट k 1 एंड cos थीटा 1 3 एंड जो हमारे पास y है वो रह जाएंगे जी। तो इस तरीके से जब आपको ये वाला y यूनिट वेक्टर चाहिए तो यहाँ पे j प्राइम है, यहाँ पे j प्राइम, तो j प्राइम के साथ
दोनों तरफ यूनिट वेक्टर लेंगे, इधर भी और इधर भी, यानी आर का भी यूनिट वेक्टर लेंगे इस तरफ भी। तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये जे प्राइम और डॉट जे प्राइम 1 हो जाएगा, हमारे पास वाई प्राइम में आ जाएगा, और आर डॉट जे प्राइम इस साइड भी लेंगे जे प्राइम, तो आर की जगह आर वाली वैल्यूज़ और जे प्राइम की जगह ये जे प्राइम वाली, ये सारे वेक्टर लिखेंगे। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको ज़रा सेपरेट करते हैं। एक फार्मूलेशन इनकी है कि हम इससे एक्स जो डिफरेंट नंबर है उनको हम सेपरेट कर लें, और बाकी जो वेरिएबल टर्म है उसको हम सेपरेट कर लेंगे, ताकि एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट बन जाए। तो अब ये कहता है कि एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम, इसको हम लिख सकते हैं x1 प्राइम, और इसको हम कह सकते हैं x2 प्राइम, और जी प्राइम को हम कहते हैं x3 प्राइम। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप अगर इसको एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम लिखें, या x1 प्राइम, x2 प्राइम, x3 प्राइम लिखें, नो इशूज़। ये हमारे पास एक नंबर है, इसको उन्होंने कहा है कि लेमडा 11 x की जगह, क्योंकि हम x को क्या करें, अब x1 कह रहे हैं, यहाँ पे हमने x प्राइम को x1 कहा है, वाई प्राइम को हमने क्या कहा x2 प्राइम, जी प्राइम को हमने क्या है x3 प्राइम। अगर आप x वाई प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम बुक की नोटेशन को फॉलो अप कर रहे हैं। cos थीटा 11 इसको हम लिखेंगे लेमडा 11, एक नंबर है, x को हम लिखेंगे x1, इसको हम कहेंगे लेमडा 12, एक नंबर है, और y क्या है, इसको हम कहेंगे x2, cos थीटा 13 इसको कहेंगे लेमडा 13, और ये z को हम कहेंगे x3। इस तरीके से y प्राइम को कहेंगे हम x2 प्राइम, इसको कहिए नंबर है लेमडा 21 इंटू x को हम कहते हैं x1, इस तरीके से इसको कहेंगे लेमडा 22, और y को हम कहते हैं x2, और cos थीटा 23 इसको हम कहेंगे लेमडा 23 और x3। तो इस तरीके से आपके पास इक्वेशन का सेट बन जाएगा। अगर हम इसको इक्वेशन देखें, यहाँ पे हमारे पास हम एक आइंस्टाइन समेशन मेथड या आइंस्टाइन समेशन रूल्स जो इसने इंट्रोड्यूस करवाया है, वो कहता है कि जो चीज़ रिपीट हो रही है ना, रिपीटेड इंडेक्स को हम सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। रिपीटेड इंडेक्स कौन सा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ये जो रिपीटेड इंडेक्स है इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें एक्स आई प्राइम इज इक्वल टू सम ऑफ जे इज इक्वल टू 1 to 3 लेमडा आई जे एक्स जे। इसमें देखें जे यहाँ पे भी है और जे यहाँ पे भी है, तो ये रिपीट हो रहा है, तो कहते हैं इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू 1 to 3। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे जे इज इक्वल टू 1 के लिए, तो यह आ जाएगा लेमडा 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस कब तक जाएगा 1 2 3 तक। तो ये जो रिपीटेड इंडेक्स है, यहाँ पे आपने देखा कि 1 यहाँ पे और यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। एक हमारे पास जो है डमी वेरिएबल होता है जो चेंज नहीं होता, और एक जो है इसमें रनिंग वेरिएबल है जो चेंज, जो रिपीटेड इंडेक्स वाला है 3 और 3 यहाँ पे भी है। तो ये जो रिपीटेड इंडेक्स है इसको हम समेशन के तौर पर लिख सकते हैं जहाँ तक हमारा ये नंबर जा रहा है। तो 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, ये जो रिपीटेड इंडेक्स है इस तरीके से 1 and 1, यहाँ पे 2 and 2, ये रिपीटेड इंडेक्स, इसको हम जनरली कह सकते हैं एक्स आई प्राइम, ठीक है, ये आई प्राइम हो जाएगा जनरली, इज इक्वल टू सम ऑफ लेमडा आई जे और एक्स आई, यानी हम इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। एक्स आई प्राइम इज इक्वल टू सम ऑफ जे इज इक्वल टू 1 लेमडा आई जे एक्स जे। जो रिपीटेड इंडेक्स है जे है ये वेरी कर रहा है, ठीक है, यानी ये जो जे है जे इज इक्वल टू इसमें जे इज इक्वल टू 1 to 3। दी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज, अगर आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ज़ाहिर बात है इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मीन्स पहले हमारे पास थे x1 प्राइम था, और इसमें इन दो का भी ऑर्डर ज़ाहिर बात है चेंज हो जाएगा। ये जो दो वेक्टर इनका भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये जो तो x1 अगर हम फाइंड करना चाहें तो फिर क्या होगा, यानी यहाँ पे x1 तो यहाँ होगा लेमडा 1 1 और x1 प्राइम, यहाँ पे फिर हो जाएगा लेमडा 2 1 और x2 प्राइम, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा 3 1 और x3 प्राइम। इस तरीके से ये हमारे पास एंगल इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाएंगे। x1 इज इक्वल टू x1 प्राइम कॉज ऑफ x1 प्राइम एंड x1, इस तरीके से x2 प्राइम कॉज ऑफ x2 प्राइम एंड x1 कॉज ऑफ x3 प्राइम एंड x1। तो इस तरीके से लेमडा 1 1 x1 प्राइम, लेमडा 2 1, पहले हमारे पास x1 प्राइम के केस में था, यहाँ पे लेमडा 1 2, अब हो गया लेमडा 2 1। यहाँ पे पहले हमारे पास जब प्राइम सिस्टम हम फाइंड कर रहे थे, यानी अगर आप इसको रिकॉल करें यहाँ पे ये वाले में, तो हमारे पास 1 3 है, x1 प्राइम हमने फाइंड किया है तो हमारे पास लेमडा 1 3 है।
अब जब अनप्राइम में है x1 फाइंड करें तो यहाँ पे लेमडा 3 1 हो गया और ये x3 प्राइम हो गया। तो जस्ट लाइक आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, यानी 3 1 एंड x3 प्राइम। इस तरीके से अगर आप x2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे होगा x, अगर वहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, इस तरीके से 2 2 और एंड सो ऑन। तो xi इज इक्वल टू सम ऑफ j इज इक्वल टू 1 लेमडा ji xj प्राइम। देखिए यहाँ पे ij था, यहाँ पे हमारे पास ji हो गया और xj प्राइम और यहाँ पे xj। तो ये हमारे पास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है कि जब आप प्राइम में आपके पास डेटा गिवन हो, आप अनप्राइम में जाना चाहे तो आप ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज़ करते हैं। ये जो लेमडा आई जे इज़ कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स आई प्राइम एक्सिस रिलेटिव टू द एक्स आई एक्सिस। इट इज़ कन्वीनियंट टू अरेंज द लेमडा आई जे इंटू स्क्वायर अरे कॉल्ड मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास लेमडा आई जे है, इनका क्या होगा, एक मैट्रिक्स बनेगा कि जब आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास प्राइम कोऑर्डिनेट है, तो ये आपके पास न्यू जो इक्वेशन है, सेट ऑफ इक्वेशन अनप्राइम में, ये जो कहते हैं द बोल्ड फेस लैम्डा डिनोट द टोटलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट व्हेन एज अरेंज। को लैम्डा होगा हमारे पास, लैम्डा 1 1 हो सकता है, लैम्डा 1 2, लैम्डा 1 3, लैम्डा 2 1, लैम्डा 2 2, लैम्डा 2 3। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, हमें जस्ट आगे अगर हम इसमें प्राइम सिस्टम में x1 प्राइम x2 प्राइम x3 प्राइम गिवन है और ये जो रोटेशन मैट्रिक्स गिवन है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस तरीके से अनप्राइम में जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन से देखें उसमें, तो हम अनप्राइम से प्राइम में भी जा सकते हैं कि यह किसका हमें इन्वर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ आप नीचे एक एग्ज़ाम्पल भी है, वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास बुक्स की एग्ज़ाम्पल है। ए पॉइंट P इज़ रिप्रेजेंटेड, कि हमारे पास पॉइंट P है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है x1 x2 एंड x3 से, जिसकी कोऑर्डिनेट है 2 1 3। इन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास प्राइम में है x1 प्राइम x2 प्राइम x3 प्राइम, वेयर x2 हैज़ बीन रोटेटेड टुवर्ड x3 अराउंड द x1 बाई एन एंगल 30। फाइंड द रोटेशन मैट्रिक्स एंड डिटरमिन P ऑफ x1 प्राइम x2 प्राइम x3 पर। कि हमारे पास जो x1 x2 एंड x3 में हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है 2 1 3, और जिस एंगल से हमने अपने x2 एक्सिस को रोटेट किया है वो कहता है कि टुवर्ड x3 अराउंड द x1 एक्सिस बाई एन एंगल 30। कि हमने x2 एक्सिस को रोटेट किया है अराउंड द x1 एक्सिस टुवर्ड x3। तो ज़रा इसको हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास x2 है उसको हमने रोटेट किया है, तो यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में x2 प्राइम और किसकी तरफ, टुवर्ड x3 अराउंड दी x1। अराउंड दी x1 की मतलब ये है कि x1 और x2 का एंगल चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये इसके मतलब जैसे आप क्या, अगर आपके पास ये एक्सेस है तो आप इसकी रोटेशन और अराउंड मतलब ये इसका एंगल इसके साथ चेंज नहीं हुआ, यानी जो हमारे परपेंडिकुलर प्लेन इसका एंगल चेंज नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये जो दो हैं x2 और x3, इनके बीच में एंगल चेंज हुआ है। x2 का जो कोऑर्डिनेट x2 है x2 प्राइम जो कि 30 एंगल, ठीक है, और जो x3 है ज़ाहिर बात है वो क्या हो गया x3 प्राइम, इस क्या होगा, और ये भी 30 डिग्री आगे चेंज हुआ है। तो ये कहता है कि जो रोटेशन हुई है इसका रोटेशन मैट्रिक्स आप डिटरमिन करें। तो हम और कुछ नहीं करेंगे, अपना वही लेमडा जो वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड करेंगे। पहले वो जो 9 हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करते हैं। कि अगर हम रिकॉल करें, क्योंकि हमारा x1 और x1 प्राइम इसने रोटेट किया ही नहीं है, हमारा x एक्सेस चेंज ही नहीं हुआ, सिर्फ चेंज हुआ है x2 प्राइम रिलेटिव टू x3। तो हम लेमडा 1 1 को लिखते थे cos ऑफ x1 प्राइम एंड x1। अब x1 प्राइम एंड x1 ये तो चेंज नहीं हुआ, ये तो अपनी जगह पे है, तो हम इसका एंगल 0, तो cos 0 1, इट मीन्स ये नंबर 1 की इक्वल है। लेमडा 1 2 यानी ये पहला प्राइम्ड वाला है, cos ऑफ x1 प्राइम एंड x2, तो x1 प्राइम ये है और x2, इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये देखें 90। मैंने आपको ये बताया कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करे, इसके अराउंड हो रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये वेक्टर यहाँ पे आ गया रिलेटिव टू x3 एक्सिस, इनके बीच में कोई एंगल चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी 90 डिग्री एंगल पे हैं। तो cos ऑफ x1 प्राइम एंड x2 ये 90 cos 90 0 की इक्वल। लेमडा 1 3 cos ऑफ x1 प्राइम एंड x3, x1 प्राइम हमारे पास ये है और x3 जो है ये इसके बीच में x3 और ये दोनों क्या है 90 डिग्री पे हैं, तो cos 90 0। इस तरीके से जो बाकी डायरेक्शन कोसाइन है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं।
ये लेमडा 2 1 पहले वाला प्राइम होगा काज ऑफ x2 प्राइम एंड x1, काज ऑफ x2 प्राइम एंड काज ऑफ x1। तो आप इसमें देखें x2 प्राइम एंड x1, x2 प्राइम हमारे पास ये है, x1 हमारे पास ये है। तो इसमें हमारे पास क्योंकि इसकी x1 प्राइम और x2 प्राइम में कोई क्योंकि रोटेशन नहीं हुई, ये अभी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये इसकी सराउंडिंग में, यानी अराउंड का मतलब ये है कि ये इसके अभी भी परपेंडिकुलर, ये इसके पैरेलल प्लेन में, यानी ये मोशन हो रही है नीचे, ये क्या है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है। तो इसमें हमारे पास होगा x1 प्राइम एंड नहीं x1 और x2 प्राइम के बीच में एंगल हमारे पास क्या होगा, काज ऑफ x2 प्राइम एंड x1 काज 90 होगा, काज ऑफ x2 प्राइम एंड x2, काज ऑफ x2 प्राइम एंड x2। ये अगर मैं बैक जाऊँ यहाँ पे, काज ऑफ x2 प्राइम एंड x2, इसके बीच में एंगल कितना नज़र आ रहा है यहाँ पे 30, तो काज 30 होगा जी, जो कि यहाँ पे उन्होंने लिखा काज 30, और ये इसकी वैल्यू लिखी है काज ऑफ x2 प्राइम एंड x3, काज ऑफ x2 प्राइम एंड, यहाँ पे अगर मैं देख लूँ काज ऑफ x2 प्राइम एंड x3, काज ऑफ x2 प्राइम एंड x3, x2 प्राइम ये है और x3 क्या है ये है। तो ये एंगल कितना बन रहा है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 90 है, 90 में से अगर आप 30 निकाल लें तो आपके पास ये कितना बनेगा 90 माइनस 30 60, काज 60 बनता है। तो ये काज 60 जो कि 90 माइनस 30 आपके पास काज 60 वाली उसने वैल्यूज लिख दी है। काज लेमडा 3 1 ये पहले वाला प्राइम्ड होगा 3, काज ऑफ x3 प्राइम एंड x1, काज ऑफ x3 प्राइम एंड x1, x3 प्राइम ये है एंड x1 क्या है ये है। अब देखें इसके बीच में जो हमारे पास ये जो एंगल है ये फिर भी 90 डिग्री एंगल पे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये परपेंडिकुलर, अभी परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो एक्सेस के बीच में एंगल चेंज हो रहे हैं, तो ये 90 होगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं। तो इस तरीके से आप सारे जितने भी हैं आपके पास एक रोटेशन मैट्रिक्स जिसकी मुख्तलिफ वैल्यू लेमडा 1 1, लेमडा 1 2, लेमडा 1 3, लेमडा 2 1, लेमडा 2 2, इसकी वैल्यूज़ आप मैट्रिक्स में अपनी प्लेस पे प्लेस करेंगे। और फिर क्या होगा x1 प्राइम, x2 प्राइम, x3 प्राइम। तो यहाँ पे लेमडा 1 1 की वैल्यू इंटू x1, लेमडा 1 2 की वैल्यू इंटू x2, लेमडा 1 3 की वैल्यू इंटू x3, लेमडा 2 1, लेमडा 2 2, लेमडा 2 3, और इन सब की वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे। x1 x2 x3 की वैल्यूज़ हमें अपनी क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत बैक जाएं तो यहाँ पे बिल्कुल ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे पास गिवन है। x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 1 और x3 की वैल्यू है 3। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे जो हमारे पास जनरलाइज इक्वेशन अभी बनी है लेमडा 1 1, तो हमारे पास x1 प्राइम भी आ जाएगा, x2 प्राइम भी आ जाएगा और x3 प्राइम भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे पास p प्राइम होगा उसके कोरस्पॉन्ड हमारे पास x1 प्राइम आ जाएगा, y1 z1 अपना x2 प्राइम भी आ जाएगा। ठीक है, एंड इस तरीके से x3 प्राइम भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यू जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था प्राइम सिस्टम वाला उसमें इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। अगर आप बैकवर्ड जानना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसका आप ले लें इन्वर्स और मल्टीप्लाई कर दें इनके साथ, तो फिर आपके पास ओल्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ जाएगा x1 x2। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हम जो है यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स की, जो हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है उसको फॉलो करनी चाहिए, वो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर